सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन द चैप्टर ग्रेविटेशन एंड साउंड फॉर क्लास 9 फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दो पॉइंट मासेस आपको m1 m2 दिए हुए हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो मान लीजिए कि m1 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज F1 और m2 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज F2। तो यहाँ से हमें F1 का वैल्यू निकालना है। तो F1 का वैल्यू सिंपली न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था g m1 m2 by r स्क्वायर हो जाता है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m1 m2 मासेस है एंड r इज द डिस्टेंस। उसी ऑर्डर से क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म होता है तो जितना फोर्स 2 ने 1 पे लगाया उतना ही फोर्स 1 2 पे लगाएगा। तो यहाँ से आपका F2 का वैल्यू भी g m1 m2 by r स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है एंड दे फॉर्म द एक्शन रिएक्शन पेयर। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर द पॉइंट मासेस। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा है आपसे एक्सेलरेशन ऑफ मास 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 जो है वो होता है आपका g m2 by r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैसे निकाला हमने? तो F1 इज इक्वल टू m1 a1 आप लिख सकते हैं। F1 है आपका g m1 m2 by r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m1 a1। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका a1 g m2 by r स्क्वायर ऐसी ये चीज़ करेंगे। अब यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 1 का एक्सेलरेशन है तो मास 2 का है। तो अगर सिमेट्री से हम देखें कि अगर एक्सेलरेशन 2 का होगा तो ऊपर मास 1 का है। माने अगर मैं a2 की बात करूँ तो a2 को लिखा जा सकता है g m1 by r। तो ये यहाँ से आपका a1 की वैल्यू है। नेक्स्ट है कंपेयर करना है आपको F1 F2 को। तो हमने कंपैरिजन में देखा कि दोनों मैग्नीट्यूड्स में सेम होते हैं और अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोनों अपोजिट है। तो अगर वेक्टर की फॉर्म में लेंगे डायरेक्शन की तो रिजल्ट ये होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करें बोथ है इक्वल मैग्नीट्यूड्स तो ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर A1 A2। तो हम देख सकते हैं कि A1 में M2 आया था और A2 में M1 आया था। तो यहाँ से अगर हम A1 by A2 कैलकुलेट करें वो आपका M2 by M1 आ जाएगा। माने इनवर्स रेशियो ऑफ मास में होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मास जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम या मास जिसका कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रैट है और एक कैट है। रैट ने ग्रेविटेशन फोर्स F1 लगाया कैट पे और कैट ने रैट पे F2 लगाया। तो पॉइंट नंबर 1 F1 F2 दोनों मैग्नीट्यूड्स में सेम होंगे। पॉइंट नंबर 2 रैट क्योंकि उसका मास कम होता है कैट से सामान्यतः है तो रैट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कैट। एंड पॉइंट नंबर 3 कैट का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कम होगा एज दैट ऑफ रैट बिकॉज इट हैज गॉट हेवियर मासेस। So concept here is that the force is same in magnitude, so heavier mass का acceleration कम होगा, lighter mass का acceleration ज़्यादा होगी। ये इसका concept है। Next is एक factual question g का value so g का standard value 6.67 10⁻⁻11 Newton meter square kg minus 1। So it's a standard value of g which is universal gravitation constant। तो यहाँ से आप इसको इस वाले लाइन में हम साउंड से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज अ डैश डी वेव। तो डी से मतलब है डायमेंशनल। सो इसमें है साउंड इज अ 3D वेव। आप देखिए अगर आप किसी से बात करें तो पूरे स्पेस में आपकी विसिनिटी में जो भी है वो आपकी बात को सुन पाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा जो स्पेस है 3 डायमेंशनल स्पेस, साउंड जब ट्रेवल करेगा तो पूरे 3D स्पेस में प्रेशर आपका चेंज होगा और उस प्रेशर के चेंज को उस 3D स्पेस में जो है वो उसको ऑब्जर्व कर पाएगा, साउंड को सुन पाएगा। तो साउंड इज अ 3 डायमेंशनल वेव व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड इट मूव्स इन अ स्फेरिकल सॉर्ट ऑफ पैटर्न। यहाँ से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज साउंड इज अ सो इट्स अ मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल आ जाएगा यहाँ पे। मैकेनिकल से मतलब है उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपेगेशन के लिए, जरूरी भी है बिकॉज साउंड इज बेसिकली द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एन एटमॉस्फेयर। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। आप अगर अपने कान पे हाथ रखें और इसको बार बार अंदर बाहर करें तो चाव चाव की आवाज़ आपको आती होगी साउंड। दैट चाव चाव है वो एक्चुअली चेंज इन प्रेशर है। तो हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं दे आर सेंसिटिव टू द चेंज इन प्रेशर।
तो जैसे ही हम अपने हाथों पे काम करते हैं प्रेशर चेंज हो जाता है और हमारे ईयर ड्रम्स को एक सेंसेशन मिलता है, ब्रेन को मैसेज आता है प्रेशर इज चेंजिंग एंड वी डिकोड दैट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ द आई थिंक टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन जो प्रोसेस करता है आपका ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ से एक मैसेज जनरेट होता है न्यू कंप्यूटर हो कि देयर इज सम साउंड ओवर देयर। सो इट्स अ मैकेनिकल वे बिकॉज इट नीड्स मीडियम, क्योंकि प्रेशर चेंज किसका होगा, प्रेशर चेंज करने के लिए यू नीड टू हैव सम मीडियम, सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स which are distributed in space applying force on each other and force by area is the pressure. So fundamentally you need to have pressure, for changing the pressure you need to have a force, and for force you need to have certain particles which will apply force on each other or at least certain fields. But mechanical cases में अगर बात करें तो pressure is related to the matter itself, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि it's a mechanical way because it needs medium or the particles, atoms or molecules for its propagation. Next is sound is so it's a longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडिनल से मतलब है कि जो मान लीजिए कहीं पे साउंड प्रोपेगेट कर रहा है तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करेगा ऐसे, कहीं पे रेयरफाई होगा, मीडियम मतलब प्रेशर उसमें कम हो जाएगा, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड का जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का, और जो पार्टिकल्स मीडियम के ऑक्सीलेट कर रहे हैं उनका जो वेलोसिटी है वो उसी लाइन ऑफ एक्शन से होता है, तो इसी वजह से साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आते हैं इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स वेरीज है। सो इंटेंसिटी 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो यहाँ पे फैक्टर 2 आ जाएगा। इस पे चीज डिस्कस करूंगा फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल लेवल पे वेरीफाइड है। माने अगर डिस्टेंस को आप डबल कर दें तो इंटेंसिटी आपका 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दें इंटेंसिटी आपका 16 हो जाएगा। इस तरीके से सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से वहाँ से पता लगा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाउडनेस इज रिलेटेड टू, सो लाउडनेस इसको डेसिबल में मेजर करते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज पिच ऑफ साउंड, ऑब्वियसली पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, तो पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, कैसे आप समझ सकते हैं, इन तीनों साउंड्स में फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, टेम्परेचर मैंने सेम रखा, सो पिच इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। और इसको आप म्यूजिक में सबसे अच्छे तरीके से इसको फील कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज अ गेम ऑफ वेव फॉर्म्स, द क्वालिटी, टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो उसमें जो स्केल्स का है, लो स्केल, हाई स्केल, मीडियम स्केल, फिर एक उसमें द ड्यूरेशन, द स्पीड, कि इतने समय में आपको एक जो है अंतरा वो पूरा करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड द वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल से मेरा मतलब स्केलिंग से है, स्केलिंग या पिच, लो पिच, मीडियम पिच, हाई पिच, एंड हॉरिजॉन्टली से मेरा मतलब स्पीड से है, द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट टाइम दैट यू स्पीक। सो अगर साउंड को समझना है तो सबसे आसान तरीके म्यूजिक के थ्रू आप सीखें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, फ्रीक्वेंसीज आप समझते होंगे, पिच समझते होंगे, लो पिच, हाई पिच, जो मैंने 3 आपको भी वेरिएशंस दिखाए, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, सम क्वेश्चंस ऑफ दैट व्हिच इज ग्रेविटेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्रेविटेशन फोर्सेस आर, तो यहाँ पे आएगा इफेक्टिव होते हैं ग्रेविटेशन फोर्सेस। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ अ पार्टिकल, मास है इसका, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है, सो वी हैव सर्टेन थिंग कॉल्ड एज द मोमेंटम। सो मोमेंटम इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो एमवी आ जाएगा यहाँ से। फोर्स हमने पहले डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ mv²। बेसिक से क्वेश्चन है, देन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, वी नो दैट इट इज न्यूटन, देन CGS यूनिट इट इज डायन, देन वी हैव SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज जूल, CGS यूनिट इट इज हर्ट्ज। सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ वेरियस क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, साउंड एंड एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम। So from this video I am aspiring to give you a structured program in which you transform your mind and system for problem solving skills. आप भी ध्यान रखें, आज से 5 years के बाद क्या होगा उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फ्री टू अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे सबके वीडियोस बने हुए हैं। सो इन्फॉर्मेशन विल बी इरेलीवेंट इन द कमिंग ईयर्स, अभी इरेलीवेंट हो गया क्योंकि सबको पता है, आप गूगल कीजिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो
उस समय आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से कितनी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाते विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। और एक चीज़ मान लीजिए, अभी आपने मैंने वीडियो देखा था, उसमें आईटी के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि यूज एनीथिंग, यूज ChatGPT, ग्रोक और इवन एनी जेमिनी AI एंड यू सॉल्व क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट। क्योंकि जो AI है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, बट उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है, कौन सी काम की नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो ये जो प्रोसेसिंग वाला काम है अभी AI उसको करने में सक्षम नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपको AI पूरी चीज़ें जो मैंने लिखी है मेरे से बेहतर शायद बता देगा, मेरे से बेहतर राइटिंग में, मेरे से बेहतर एक तरीके से, लेकिन आप उसको खुद से कैसे सॉल्व करोगे ये चीज़ अभी ये नहीं बता पाएगा। क्योंकि वो जो प्रोसेस है सीखने का, अब तक आपको समझ आ गया होगी हमारे अंदर एक पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है। बचपन से लेके अब तक हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। आप पूछें अपने आप से कि जब आप 5 साल के थे, याद करने की कोशिश करें, क्या करते थे आप, कहाँ रहते थे, स्कूल कौन सा था, क्लास कौन सी थी, टीचर्स कौन से थे, दोस्त कौन से थे। शायद धीरे धीरे आप रिकॉल करने में सक्षम हो रहे हो, तो अपने आप से पूछे ये इन्फॉर्मेशन कैसे आपने एक्सेस की। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और सोचने की प्रयास करें, क्लास आज से 5 साल पहले आप किस स्कूल में थे, क्लास टीचर कौन थे, हाइट कितनी थी उनकी, कैसे थे, हाउ वाज हिज पर्सनैलिटी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जस्ट ट्राई टू रिकॉल। आपके अंदर एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई होगी, आपको याद आना स्टार्ट हुआ होगा कि क्लास 5 में व्हाट वर द एक्चुअल सिचुएशंस। तो ये सारा खेल है आपके माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन का। तो जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम वी डाई, लगातार हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपने सराउंडिंग से, और उसका एक बैकअप आपके अंदर क्रिएट होता है जिसको माइंड ब्रेन सिस्टम में बोलता हूँ। और बैकअप भी माइंड में क्रिएट होता है, माइंड के भी 3 लेवल से, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो ये अगर आप चाहते हैं कि स्किल्ड बने, स्किल्स का मतलब है जो लोग स्किल्ड है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं, आप इनकी फ़ोटो देखते हैं न्यूज़पेपर में, एक चीज़ हम ये सोचते हैं सामान्यतः कि ये बच्चा इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा या इस फलाने टीचर से पढ़ा, उसकी वजह से वो बच्चा टॉप रैंक ले पाए। अब ज़रा इसको एनालाइज करने का कोशिश करें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई फार्मूला है या किसी टीचर के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि जिससे बच्चा रैंक 1 ला सकता है, बच्चा ही कैन परफॉर्म आउट ऑफ द बॉक्स, तो सारे बच्चे क्यों रैंक 1 नहीं ला पाते, सब बच्चे क्यों टॉप नहीं कर पाते। किसी कोचिंग में मान लीजिए कि 50,000 बच्चे हैं, तो उसमें से केवल 1000 बच्चों का रिजल्ट क्यों आता है। तो अगर आप डेप्थ में सर्च करें तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्लास 5 से वो मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पेरेंट्स क्लास 5 से उनके माइंड ब्रेन सिस्टम की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते बिना कुछ बोले साइलेंट। तो 5 से 12 माने 7 साल हो गए, तो वो बच्चा 7 साल से तैयारी कर रहा है, जिसको आप समझ रहे हैं कि 1 साल में पढ़ के या 2 साल में पढ़ के रिजल्ट ले आया, वो 1-2 साल की मेहनत नहीं है। 7 ईयर्स से वो उसके पेरेंट्स एक सिस्टम के तहत उसके माइंड ब्रेन सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, तब जाके बच्चे का माइंड ब्रेन सिस्टम इतना डेवलप होता है, उसको कोऑर्डिनेशन समझ आता है, दैट हाउ द माइंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स, एंड मोर स्पेसिफिकली हाउ टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड टू द ब्रेन एंड द रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो। टू इलैबोरेट एक चीज़ आप सोचें, अपने आप से पूछें कि कल आपने क्या पढ़ा था, कितने पेजेस पढ़े थे, कौन से सब्जेक्ट, टॉपिक्स क्या थे, क्वेश्चंस क्या थे, उनके आंसर्स क्या थे। एंजाइटी से आपको फील हो रही होगी, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। सो दिस इज, मैंने आपको ट्रेनिंग दिया कि कैसे अपने कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस से रिलेट करना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुँची पहले, तो ब्रेन से कॉन्शियस माइंड में इन्फॉर्मेशन गई, आपको फील हुआ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। जैसे ही आपको बात समझे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके माइंड ब्रेन सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया होगा, रिवाइंड किया होगा, इन्फॉर्मेशन को चेक किया होगा कल मैं क्या पढ़ रहा था। लेकिन इस ट्रांसफ़र प्रोसेस में जब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड को आप रिकॉल करेंगे तो वहाँ पे तकलीफ होती है, एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, इसलिए बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, वो पढ़ने से बचना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कोई पूछेगा आपसे आपने क्या पढ़ा तो बहुत ज़ोर पड़ेगा, तकलीफ होगी आपको, क्योंकि सामान्य तौर पर ब्रेन केवल कॉन्शियस माइंड से रिलेट करना चाहता है। ब्रेन का प्राइमरी टास्क है आपको केवल सर्वाइव करना, इसलिए ब्रेन केवल कॉन्शियस रहने के लिए जो काम ज़रूरी है उसी काम में आपकी हेल्प करेगा।
अगर आप सर्वाइवल के परे कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद के ब्रेन से ही फाइट करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी की टर्म में या न्यूरोसाइंस में कहते हैं कि ब्रेन एक्टिवेट्स द फ्लाइट मोड व्हेनेवर इट सीज अ प्रॉब्लम। आप सोचें, आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, सामने आपने एक पागल कुत्ते को देखा, भयंकर से दांत हैं उसके, उसमें से झागने खतरनाक से एकदम दांत निकाल के, वो जो खतरनाक टाइप का होता है, क्या रिएक्शन होगा आपके अंदर? तो पहला रिएक्शन होगा भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचें कि उधर से रास्ता बंद है, दूसरे आप ऐसे सोचें कि आप घर के अंदर गए, घर में एक पागल कुत्ता बैठा है, जैसे ही आप एंटर होंगे दरवाज़ा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, पागल कुत्ता उसके खतरनाक दांतों से निकलते हुए झाग और बड़े पहले दांत, तो आप भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप भागे, कुत्ता आपके पीछे दौड़ा, तो शुरू में आप बचना चाहेंगे, भागना चाहें कैसे बचा जाए, लेकिन जैसे ही कुत्ते के दांत आपके शरीर तक पहुँचेंगे, यू विल स्टार्ट फाइटिंग। आपका ब्रेन अपने आप फाइट मोड एक्टिव कर देगा, यू विल फाइट फॉर दैट। सो दिस इज हाउ फ्लाइट एंड फाइट मोड वर्क्स। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। फाइट के बाद एक मोड और होता है जिसको कहते हैं साइलेंट मोड। और यदि आप सर्वाइवल के परे जाना चाहते हैं आज के समय में, यदि वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फ्लाइट और फाइट मोड दोनों से बाहर निकले, साइलेंट मोड में है। और उसका तरीका है जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स साइलेंटली। क्योंकि आप की जो समस्याएं हैं वो एक्चुअली माइंड और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं, और इसका कोई भी सॉल्यूशन आपके बाहर नहीं है। जब तक आप बाहर भागेंगे सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो माइंड ब्रेन से ही स्टार्ट होती हैं, और उनका सॉल्यूशन भी माइंड ब्रेन सिस्टम में, बाहर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप बाहर भागेंगे कोई आपकी हेल्प करेगा नहीं, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि हर एक आदमी अपनी प्रॉब्लम से परेशान है, तो दूसरे की प्रॉब्लम्स को कौन बियर करेगा? तो everything is about your mind brain system, and it is not only related to performance in academic life, it's also related to the performance in professional life, because nowadays information is in abundance. Everybody has learned how to use information and how to trigger your emotions using that information. आप किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाएं, मार्केटिंग वाले जानबूझ के ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेंगे जिसको देख के आपके मन में इमोशंस क्रिएट होंगे। इमोशंस क्रिएट होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी, और आप इन्फ्लुएंस में आके इमोशंस के उनका प्रोडक्ट्स ले लेंगे। सो दिस इज द ट्रिक्स यूज्ड बाय द यू कैन से दैट मार्केटिंग का जो स्ट्रेटेजीज है वो ये। तो आज के समय में वही सर्वाइव कर पाएगा जो इमोशन से भी परे है। सो ट्राई टू सी योर इमोशंस, ट्राई टू सी हाउ इमोशंस आर ट्राइंग टू डेविएट यू, हाउ दे आर इंटरफेयरिंग इन योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो ये सारा रहस्य आपके माइंड सिस्टम का है। इनिशियल लेवल पे जो कॉन्शियसनेस है वो केवल फिजिकल लेवल तक सीमित होता है। यू जस्ट थिंक टू सर्वाइव। जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एनिमल्स में दे आर नॉट दैट मच कंसर्न विद इमोशंस, दे जस्ट नो हाउ टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। द प्राइमरी टास्क इज दिस, बट बियॉन्ड दैट इफ वी आर ह्यूमंस वी आर we have emotions in us. Emotions means positive emotions, love, empathy, caring for others, bravery, this self-confidence, these sort of positive emotions. And on the other hand, we have negative emotions like fear, anxiety, depression, hurry. So these are negative emotions. But we have to cross that barrier also. It's like if we envision life, that what is a life? So life as per the Hindu mythology is a 7-step video game. There are 7 stages of life, and corresponding to the 7 stages, there are 7 chakras in human body. And the purpose of life is just to move from one step to another. But when you will move from one step to another, you will be under the influence of energies, the positive, negative, and neutral. It is also attributed to certain gunas or the properties, which is rajogun, tamagun, and sadagun. So you will do something because of the influence of these energies. And out of these 3 energies, one of the energy or the one of gunas dominates you. And what you do is because of that dominance factor in you. तामसिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं या तमोगुण जिसके अंदर डोमिनेट करता है, उनमें डर की भावना, नेगेटिव फीलिंग्स उनमें डोमिनेट होते हैं। वो हमेशा डरे से रहते हैं, घबराए हुए से रहते हैं, बेचैनी रहती है उनको, चिढ़ते हैं दूसरे व्यक्ति से। तो ये उनके इन्फ्लुएंस में अगर आता है तो उनका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा, उसी प्रकार के ब्रेन वेव्स एमिट करेगा। तो आप कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। आप केवल दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बुराइयाँ निकाल सकते हैं, समस्याएं बना सकते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग अगर आप तामसिक गुणों के प्रभाव में हैं। फिर आते हैं सदोगुण। सदोगुण मतलब सच पे हैं। जो लोग हाइपर डायमेंशन की बात करते हैं, जो फिलोसफिकल बात करते हैं, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर हु इज़ टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ लाइफ,
or to the higher dimensions of life or the metaphysical dimensions of life, वो सदोगुण प्रवृत्ति के होते हैं और नॉर्मली वो इंटरेक्ट ही नहीं करते, दे आर न्यूट्रल टू ऑल। वो ना तो किसी के दोस्त है ना दुश्मन, दे आर न्यूट्रल टू ऑल, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग विद अ साइलेंट माइंड, नीदर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिव गुड नीदर बाय द नेगेटिव। तो वो सात्विक हो गए। थर्ड है रजोगुण, पॉजिटिव, जो डोमिनेंस होते हैं, जिनको चाहिए कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँ। रजोगुण मतलब कि ऐश्वर्य चाहते हैं, जीवन में भोग विलास चाहते हैं, भोगना चाहते हैं जीवन में, सुख की चरम सीमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो फिर वहाँ पे ये वाला स्थान होता है। लेकिन हर इंसान में ये तीनों गुण किसी ना किसी परसेंटेज में होते हैं, बट उनमें से एक गुण डोमिनेट करता है। और किसी का अगर गुण जानना है तो उसके लिए जस्ट उसको ऑब्जर्व करें, देखें वो करता क्या है। कहना एक अलग चीज़ है, करना एक अलग चीज़ है, और आप वही करेंगे जो गुण, जो प्रॉपर्टी, जो एनर्जी आप में डोमिनेट करती है। तो इसलिए डोंट गो बाय द वर्ड्स, सी द वर्क ऑफ अ पर्सन एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज। तो इसको खुद पे इम्प्लीमेंट करें। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कैसे मान लेगा कोई? आपके कहने से मान लेगा? बुक सबके पास है, आपकी चेकिंग करेगा कि आपका ब्रेन और माइंड कैसे कोऑर्डिनेट करता है। 2 साल का जो सिलेबस है, जे नीट की अगर बात करूँ, लगभग 6000 A4 साइज पेजेस हैं। एग्जाम में 25 में से 30 पेज आते हैं, माने 200 में से केवल 1 पेज काम का है, प्रोबेबिलिटी 0.5%। तो आप कितने केपेबल हैं? समय पढ़ने पर आपने तो 2 साल में डेटा पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन पढ़ी, जो पैटर्न्स पढ़े हैं, वो पैटर्न्स आप फैच करने में सक्षम है कि नहीं विद इन अ लिमिटेड टाइम। तो वहाँ से गेम स्टार्ट होती है। तो इसकी जे नीट की प्रिपरेशन 11th-12th में नहीं होती, एक्चुअली 9th क्लास से ही आपको अच्छे से, वैसे तो क्लास 5 से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप चाहते हैं एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री तरीके से आप काम करें, लेकिन फिर भी 9th क्लास से भी आप स्टार्ट करें। सो यू हैव सफिशिएंट ईयर्स, सो 9, 10, 11, 12, 4 years you have, it's more than enough. You can transform your mind and system as per the requirements of JEE NEET. तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ ये था कि आप हिडन डायमेंशंस या मेटाफिजिकल डायमेंशंस जानें प्रिपरेशन के। वो सीक्रेट्स क्या हैं कि कुछ ही स्टूडेंट्स टॉप कर पाते, कुछ ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर पाते, उनका माइंड ब्रेन सिस्टम क्यों अलग है दूसरों से, इन्फॉर्मेशन उनके पास भी वही है, बट क्यों ऐसा है कि 100 स्टूडेंट्स में से केवल 10 स्टूडेंट ही जब एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन दे पाते हैं। वो जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो अपने माइंड और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करा के उससे रिलेटेड पैटर्न्स को रिटेन कर पाते हैं। तो जो रिटेंशन प्रोसेस है, दैट इज सीक्रेट टू क्रैक JEE NEET. So if you aspire to make a career to crack JEE NEET, then start working on your mind and system, and especially the retention process. And you can, I have uploaded a same video with the name Secrets of JEE NEET by Acharya Vishwanath. You can search it on Google, on YouTube, and you can have access to more technical things where I have talked about the coordination of mind brain, especially the brain waves, how they interact, and how to optimize them for best performance. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.